जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाजिया नैयर और मेरे साथ इस वक्त वाशिंगटन डीसी से साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं और आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़। प्रोग्राम में साजिद तारड़ साहब को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप और आपकी तरफ वालेकुम मौसम कैसा है? वालेकुम सलाम। थैंक यू शाजिया। मौसम पाकिस्तान की तरह, आप इस्लामाबाद मरी की तरह ठंड है यहाँ भी, लेकिन उस तरह हालात नहीं है जिस तरह के आपके हालात हैं। जी लेकिन बिल्कुल। इट आज के इज प्रोग्राम में हम मरी का जो सानिया हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम नेशनल जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर बात करना चाहेंगे, जो कि मोहित यूसुफ साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, और इसके साथ साथ गवर्नर हाउस के जो एक्सपेंसेस हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं मरी के हवाले से बात करना चाहूंगी। साजिद साहब, मरी का जो वाकया है, पहली दफा ऐसा हुआ कि टूरिस्ट जो है वो मरी की तरफ गए। हमेशा होता है, हर दफा होता है, जब भी स्नोफॉल होती है इसी तरह से टूरिस्ट मरी का रुख करते हैं, लेकिन इससे पहले कभी ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। और मौजूदा हुकूमत की तरफ से एक बड़ा अफसोसनाक जो स्टेटमेंट सामने आया, मेरी नजर में वो बहुत अफसोसनाक है कि जी पुरानी हुकूमतों ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया था जिसकी वजह से ये वाकयात पेश आ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब का बहुत बड़ा ये स्टेटमेंट था कि ये भी मलबा पुरानी हुकूमतों पर डाला गया। हालांकि 3.5 साल से यही हुकूमत इस वक्त मौजूद है। 3 साल पहले भी बर्फबारी का मौसम आता रहा, लेकिन इतनी मिसमैनेजमेंट कभी नजर नहीं आ सकी जितनी इस दफा हुई। 23 लोग अपनी जान से चले गए। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? शाजिया, इस पे मुझे जो एतराज हैं वो थोड़े दूसरी नौयत के। वो ये हैं, एक तो ये वही पुराना फिक्रा इस्तेमाल किया गया कि नोटिस ले लिया गया, और उसके बाद जो मुझे सबसे ज्यादा इतराज दो चीजों पे है। एक तो खान जी। साहब ने विक्टिम ब्लेमिंग की। उन्होंने कहा कि लोग वहां गए क्यों थे। मैं यहां पे ये भी याद कराना चाहूंगा कि जब पाकिस्तान में कसूर एरिया में अगर बच्चियां रेप हो और उनकी वीडियोस ब्लैक वेब पे चले तो फिर भी कहा जाता है ये लोगों का कसूर है। अगर लोगों ने ही सारा कुछ करना है तो फिर आपकी तनख्वाहें और लल्ले तल्ले आपके जो 60 लोगों की कैबिनेट है उसकी क्या जरूरत है, उनके अखराजात की क्या जरूरत है। अगर लोगों की ही गलतियां हैं और सोसाइटी ने अपने आप को खुद ही ठीक करना है तो फिर आप किस मर्ज की दुआ है। एक दो मुझे दूसरा एतराज ये था। तीसरा एतराज ये था कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब वहां पे गए हैं और उन्होंने बजाय लोगों के दुख दर्द में शरीक होने के, उन्होंने वो अपना दौरा भी सियासी दौरा बनाया। वो इस तरह से कि उन्होंने मरी को जिला का दर्जा देकर वहां पे 2 थाने नए बना दिए। लेकिन वहां मेरा मकसद ये था कि बजाय कि वो इस ट्रिप पे सिर्फ यही जाके करते कि लोगों के हालात देखते, लोगों से इस्तीफे मांगते, लोगों को निकालते, किसी को जिम्मेदार ठहराते, तो उन्होंने इस पे भी जाके मरी को जिला का दर्जा देकर वहां पे 2 नए थाने बनाकर आगे बल्दियाती इलेक्शन पे सियासत करने की कोशिश की उन्होंने। और मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा कि एक भी इस्तीफा नहीं है और एक भी किसी का रेजिग्नेशन नहीं है। और दुख वाली बात यह है कि कैपिटल से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है या 50 मील दूर है, और सिर्फ एक 8 किलोमीटर का एक जो टुकड़ा था जिस पे सारी अमवात हुई। इस दौर में जब हर एक मरने वाले के हाथ में मोबाइल फोन था, वो दुआइयां देता रहा, चीखता रहा, लेकिन इंसानियत सोती रही। इंसानियत इस्लामाबाद में अपने मजे करती रही। इंसानियत लूट मार में मसरूफ है और उन्होंने इस पे कोई तवज्जो नहीं दी। और तवज्जो चले, ठीक है, हादसा हो गया, इस्तीफे कितने मांगे गए, निकाला कितने लोगों को किया गया, और इंसानी जिबिल्लत वो ये है कि 3 दिन के बाद इस वाक्य को हम भूल जाएंगे, सारे इस अलमिये को भूल जाएंगे। लोगों के बच्चे वापस नहीं आएंगे। एएसआई नवीद जो थे, जिनके 8 फैमिली मेंबर मरे हैं, वो सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे, वो सारी जिंदगी माफ नहीं करेंगे। लेकिन इस पे हमारे किसी के सेहत पर कोई असर नहीं। उनकी फैमिली के लिए मरी एक डरावना ख्वाब बन जाएगा। और साजिद साहब, एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे और भी आपसे जानना चाहूंगी कि जो होटल एसोसिएशन है मरी की, वहां के अभी के मौजूदा एमएनए साहब जो हैं उनके ही रिश्तेदार काबिज हैं, और जिस तरह से लोगों को वहां पर लूटा गया, एक एक अंडा वहां पे उबला हुआ 250 रुपए का, और एक पानी की बोतल छोटी वाली 500 रुपए की बेची गई। होटल के किराए जिस तरीके से थे, आपके नोटिस में होगा कि 40,000 से लेके 80,000 रुपए तक किराए वसूल किए गए। गाड़ी पे चेन लगाने के लिए लोगों को मजबूर किया गया, गाड़ियां खड़ी करके
उनको स्टक करके कि ये चेन लगवाएं 3-3 हज़ार की, 4-4 हज़ार की, मतलब इस तरह की चीजें देखने में आई। और सबसे बड़ी चीज मैं आपका इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी कि वहां पर मौजूद जो इंतजामिया थी, लोग वहां पे 20-20 घंटे से फंसे हुए थे और इंतजामिया कहीं नहीं थी, कोई हैवी मशीनरी नहीं थी, दरख्त गिरे हुए थे, उनको उठाने वाला कोई नहीं था। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस पे आपके अगला मैं जो बात करना चाह रहा था वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में बात करना चाह रहा था। उसका 500 मिलियन रुपीस उसका बजट है, उसका 51 ऑफिसर्स हैं, और उनके पैकेजेस आप देखें तो परेशान हो गए। और आप ये देखें कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने, अथॉरिटी ने, हमेशा जब भी कोई डिजास्टर पाकिस्तान में आया है उसमें इंटरनेशनल फंडिंग पे उन्होंने घपले किए, इंक्लूडिंग कोविड। और उसका अमल दखल देखें कि वो कहां है, उसने क्या किया है। इसको आपको जो कुछ भी किया, रेस्क्यू किया, बाद में जिस तरीके से भी किया वो पाक आर्मी ने किया है, लेकिन दूसरे अदारे की तरह मेरे ख्याल में उन सबको खत्म कर देना चाहिए आज। अगर आपका हर काम आर्मी ने करना है तो दूसरे डिपार्टमेंट की जरूरत क्या है। यहां पे मैं मेंशन करना चाहूंगा, आपने वो अब्बासी साहब, सदाकत अब्बासी साहब के रिश्तेदार जो होटल मालकान की बात की है, वो तो एक अलग बात है। अब्बासी साहब जो आपके हमारे वजीर आजम साहब हैं, उन्होंने, पुराने वजीर आजम एक्स जो हैं, उन्होंने आके एक प्रोग्राम में फरमाया, उन्होंने कहा कि हमने वहां पे हैवी मशीनरी रखी हुई थी, लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने उनसे पूछा हैवी मशीनरी वालों से कि आप काम क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा हमारे पास डीजल ही मौजूद नहीं। ये उन्होंने टीवी पे आके बयान दिया, लेकिन किसी को इसका जिम्मेदार ठहराया गया नहीं। और मैं ये, और उसमें शाज़िया मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो मरी में हुआ है, ये पाकिस्तानी सोसाइटी का एक टेस्ट था कि किस तरीके से आज भी करबला जिंदा है। उसकी वजह यह है कि जो लोग गाड़ियों में, जिनकी गाड़ियां कब्रें बनी, वो पानी पीने का नहीं था उनके पास ना खाने को कुछ था, और वहां के होटल मालकान ने मजबूर कर दिया था 50-50 और 20-20 हजार मांग के कमरों का, कि वो अपनी कब्रों में जाके लेटते उन गाड़ियों में। ये एक इम्तिहान था पाकिस्तानी सोसाइटी का, और उस इम्तिहान में पाकिस्तानी सोसाइटी आज फेल हुई है। करबला आज भी जिंदा है, और आप इसका अंजाम नोट कर लें कि पाकिस्तान का अंजाम आगे क्या होगा, इस सोसाइटी का अंजाम क्या होगा। ये ग्रामा फिक्रिया था। और ये और इन्हीं वजूहात की वजह से मैं बताना चाहूंगा, इन्हीं वजूहात की वजह से मैं 36 साल पहले यहां माइग्रेशन करके अमेरिका आया था। इन्हीं वजूहात, उसकी वजह यह है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि हादसात होते हैं और उनके साथ क्या होता है। लोग सबसे पहले आके उनकी घड़ियां उतारते हैं। लोग, औरतों के, मैंने गाड़ियों में अपनी आंखों से देखा था एक दफा कि एक हादसे पे लोग उनकी जख्मी खवातीन की चूड़ियां और उनकी बालियां नोच रहे थे। और मैंने कहा था यहां पे ना, इन लोगों को कोई खौफे खुदा नहीं है, इसका अंजाम क्या होगा। वही टेस्ट हुआ है। खान साहब की मदीना की रियासत मेरा ख्याल है सिर्फ वजीर आजम हाउस या बनी गाला की हद तक ही है, उससे आगे कुछ नहीं है। जो उनका ट्वीट था, मैं शायद मानता नहीं था इस बात पे कि शायद खान साहब तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं, वो इस तरह का ट्वीट करेंगे, लेकिन मैंने खुद, मुझे किसी दोस्त के जरिए वो ट्वीट मिला जिसमें उन्होंने विक्टिम ब्लेमिंग की है। उन्होंने कहा है इन लोगों को जाना नहीं चाहिए था, लेकिन जो आपका वहां पर टूल टैक्स ले रहा था बंदा, वो परमिट कर रहा था, आपके नॉलेज में था ये सारा कुछ, कितने लोग ऊपर जा रहे हैं, इनका क्या बनेगा। और मैं, अच्छा, इसमें शाज़िया को और बताऊंगा बात। जी जितने लोग भी मरी में स्टक थे, मैं इंटरव्यू देखता रहा हूं, क्योंकि मुझे 2-3 दिन से बड़ी परेशानी थी, क्योंकि वो कई माओं के बच्चे थे, कई पाकिस्तानी थे। उनकी मैं इबरतनाक उनकी मौतें देखता रहा हूं, उनकी चीखों पुकार देखता रहा हूं। उनमें सब लोग जो थे वो लोअर क्लास लोग थे, वो मिडिल क्लास के भी नहीं थे। लोग तफरी के लिए आए थे जिनको तफरी मुयसर नहीं है। आपकी अपर क्लास पता कहां जाती बर्फ देखने? वो स्विट्जरलैंड जाती है, वो आयरलैंड जाती है। वो स्विट्जरलैंड जाते हुए मरे कभी गाड़ियों में, तो तब आपकी गवर्नमेंट को शायद कुछ हो, क्योंकि उसकी वजह यह सारी लोअर क्लास थी, लोअर मिडिल क्लास थी। लाहौर से आए थे, तलागंग से आए थे, वो लोग बाहर से आए हुए थे, वो गरीब लोग थे बेचारे, अपनी तफरी के लिए आए थे, और वो मरे हैं तड़प तड़प के। उनकी बद्दुआएं लग रही हैं इस वक्त आपकी गवर्नमेंट को, आपकी इंतजामिया को, और सबको लग रही हैं। और अल्लाह ताला आपको अजाब इलाही से बचाए। आपके ऊपर अजाब बार बार आ रहे हैं, मुख्तलिफ शक्ल से आ रहे हैं, लेकिन आपने मुंह दूसरी तरफ कर रखा है। आपका मुंह IMF के डॉलरों के पीछे है, सऊदी डॉलरों के पीछे है। आपको खौफ खुदा नहीं है। और मैं समझता हूं कि
मैं जिस तरह पाकिस्तान से निकला था 36 साल पहले, आज आप वहीं के वहीं खड़े हैं, शायद थोड़ा सा पीछे ही गए होंगे आप आगे नहीं जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं और मुसलसल पीछे जा रहे हैं। इंसानियत तड़प रही है, इंसानियत तड़प तड़प के मर रही है और आप देख रहे हैं, आप इंसानों को आग लगा के सेल्फियां ले रहे हैं। आज भी गाड़ियों में जो डेड बॉडीज थी, आप उनके साथ सेल्फियां बनाते हुए, कई लोगों ने सेल्फियां बनाई है। लेकिन अफसोस की बात है कि एक ऐसा वजीर आजम, कोई और होता ना, कोई दमादम मस्त कलंदर करने वाला, तो शायद अलग बात थी। इस वजीर आजम के हाथ में तस्बीह और इस वजीर आजम के मुंह पे रियासत मदीना और हजरत उमर की मिसालें, और 50 किलोमीटर पे लोग जो हैं 8 किलोमीटर के फासले के अंदर तड़प तड़प के मरे हैं और उसकी सेहत पे कोई असर नहीं है। अब अल्लाह ताला ही आपका मेरा मकसद है, इसके आगे आपने क्या देखना है? इससे आगे अजाब इलाही का क्या आप कोई जगह बची है आपके लिए? किसी को इस्तीफा किसी का मांगा गया है, किसी को इबरत का निशान बनाया गया है, इसके बाद किसी और जगह हो जाएगा, कोई सेहत पे असर नहीं पड़ता। डॉलर बनाओ, डॉलर खिसको और बच्चों को बाहर ले जाओ, कैनेडियन नेशनैलिटीज लो और निकलो यहां से। ये अगर इस तरह पाकिस्तान चलना है तो फिर ये बार बार होता रहेगा और इंसानियत तड़पती रहेगी और करबला जिंदा है और इसी तरीके से बददुआएं लेते रहेंगे। मैंने एक दफा आपको पहले कहा था, मैंने वाहिद एक अपनी कौम देखी है कि मैं जब भी जाता हूं सऊदी अरेबिया उमरा करने के लिए, तो मैंने देखा है सबसे ज्यादा इबादत करने के लिए वहां पाकिस्तानी होते हैं। लेकिन देखिए अल्लाह ताला की तरफ से वो ना आपकी दुआएं सुन रहा है ना बददुआएं सुन रहा है। आप यरकान से मर रहे हैं, आप कैंसर से मर रहे हैं, आप जल्जलों से मर रहे हैं, तड़प तड़प की इंसानियत मर रही है और आप सेल्फियां बना रहे हैं। मैं आप इससे आगे क्या IMF के हवाले से आपने बात की, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से एक स्टेटमेंट सामने आया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ साहब की तरफ से। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि हम सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे अमेरिका का कब्जा होता है, जो अमेरिका चाहता है वो पाकिस्तान में हो रहा होता है। लेकिन एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद काफ़ी तशवीश की बात है। और दूसरी बात ये कि इसके बारे में आप अपनी राय दीजिएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या पाकिस्तान के हुक्मरान भी अमेरिका की तरफ से चूज किए जाते हैं, कि ये भी सच्चाई की बात है? देखिए, मोईद यूसुफ साहब अमेरिका से गए हैं और उन पर कई लोग वहां पाकिस्तान में ब्लेम लगाते हैं, शायद इज वर्किंग फॉर CIA और इज वर्किंग फॉर सम अदर एजेंसीज। तो क्या फर्क उसमें पड़ता है? देखिए, मैं आज ये बताना चाहूंगा, एक मैं मोईद यूसुफ साहब के बारे में मैं उनको दाद पेश करना चाहूंगा, आज उनको खराज तहसीन पेश करूंगा कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपकी हर चीज, आपकी पॉलिसी, आपकी फॉरेन पॉलिसी डॉलर बेस है। जहां से डॉलर मिलेगा आप उसके साथ हैं। आपको चाइना से आ रहे हो तो हिमालय से ऊपर दोस्ती आपकी चली जाती है। आपको अगर वो बंद कर दें तो IMF के दरवाजे पे आपके 6 वजीर एक महीने में आके यहाँ पे एड़ियां रगड़ते हैं आके कि हमें पैसे दिए जाए। तो अब डॉलर बेस इकानमी है। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, मोईद यूसुफ साहब ने उसको सर्टिफाई किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक आप लोगों से कर्जे मांग के आप कर्जे मांगेंगे, आपकी फॉरेन पॉलिसी उनके ताबे रहेगी। ये एक यूनिवर्सल सी चीज है। आप जिसके दरवाजे पे बैठ के खाना खा रहे हो, कहीं अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो, जाहिर है उसकी मर्जी के बगैर तो आप नहीं चलेंगे। तो आप किस तरह चल सकते हैं? आपके सारे के सारे इख्तियारात, आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी सॉवरेंटी। उनके इंटरव्यू में रिसेंटली उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका को अड्डे देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ढंग से मांगे तो सही। वो मतलब यही है कि पैसे दिखाएं, हमें नोट दिखाएं, हमारा मूड बने। तो मकसद ये है कि आपकी हर चीज डॉलर बेस है, नेशनल इंटरेस्ट बेस नहीं है, पाकिस्तान बेस नहीं है। क्योंकि आपकी कैबिनेट भी बाहर से जाती है, आपके फॉरेन, आप देखिए आपका कैपिटल लंदन में है, यहां से हर जो भागता है वो जाता कहां है? किसी पाकिस्तानी को अगर देखना हो कि हमारा मुस्तकबिल क्या है, तो सिर्फ ये देखें कि आपकी इशराफिया, आपके सियासतदान, आपकी स्टैब्लिशमेंट रिटायर होने के बाद पाकिस्तान में रहती है। वो कहां जाते हैं? वो जहां जाते हैं जहां उनके घर होते हैं, वो जहां जाते हैं जहां उनके मालिक बैठे होते हैं, उनके मास्टर्स होते हैं जहां पे, वो वहां चले जाते हैं उनके पास, जिनको वो सर्व कर रहे होते हैं। आज भी देख रहे, मैंने हमेशा ये कह रहा हूं कि आपके पाकिस्तान में 1500, ज्यादा नहीं है, ज्यादा अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा, लेकिन 1500 से 2000 लोग ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के मुकद्दर का फैसला करते हैं और उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। उनकी जेब में 1 वे टिकटें होती हैं, उनके बच्चे फॉरेन नेशनल होते हैं या बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं, वो खुद भी ट्रेनिंग लेके यहीं से जाते हैं और वो उनका खाना पीना, उनके आमदन भी डॉलरों और पाउंडों में होती है। वो 15 से 2000 लोग हैं जिन्होंने 22 करोड़ लोगों को हॉस्टेज बना रखा है। उनकी किस्मतों के फैसले किए जाते हैं और वो वही सारा कुछ कर रहे हैं।
और वो अब उसमें देखो, मैंने हमेशा ये कहता रहता हूं, देखिए आज की बात नहीं है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि पीटीआई नहीं, मैं नहीं कहूंगा ना नून लीग पार्टी, ये 74 साल से है, ये आज का नहीं हो रहा। इसमें मैं बल्कि इस पर डिबेट करने के लिए तैयार हूं कि 74 साल 1947 से लेकर आज तक जो कुछ कायदे आजम साहब, हमारे कायदे आजम साहब के साथ हुआ, जो लियाकत अली खान के हमारे जो वजीर आजम थे उनके साथ जो हुआ, उसके बाद सिकंदर मिर्जा, अयूब खान की गेम, और आज जो कुछ भी हो रहा है उसके मूजद वही थे, सिकंदर मिर्जा और अयूब खान। बिल्कुल पूरा पाकिस्तान इस वक्त बैरियर टाउन बन चुका है, उसका मेरा मकसद उसमें कुछ भी नहीं है इसमें, अगर देखें। और कोई रिलीफ मैं समझता रहूं, दुआएं मांगता रहूं खान साहब के लिए कि शायद ये बंदा क्लीन स्लेट लेके आ रहा है, बाहर से पढ़ा लिखा है, इतना ईमानदार है, शायद ये रिलीफ देगा। लेकिन इन्होंने कई चीजों के ऊपर से हमारा एतमाद जो है वो बिल्कुल शेक करके रख दिया है कि अब हम किस तरीके से रियासत, कोई नया बंदा आएगा वो हमें क्या दिखाएगा। इन्होंने रियासत मदीना और हजरत उमर का नक्शा बना के हमें दिया, अब अगले आने वाले क्या देंगे, अगले तो सारे देखे हुए। अब इस वक्त जो आपका पीडीएम आगे रिलीफ लेकर आएगा, उनकी तो हिस्ट्रियां मौजूद हैं, उनके तो केसेस मौजूद हैं, कौम के सामने है सारा कुछ। और लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि आप जरा देखें, अयूब खान के दौर से लेके आपका हर सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट ने तैयार किया है, हर सियासतदान उनकी गोद में तैयार हुआ है, उनके साथ चला है, उनके साथ डीलें बनी हैं, आज की नहीं अयूब खान दौर से डीलें बन रही हैं। लेकिन कौन, कोई मुखलस भी है इस चीज के साथ? कोई वही ऐसा एस्टेब्लिशमेंट ही ऐसा कोई इंसान तैयार करे जो पाकिस्तान को इन हालात से निकाले, लेकिन वो भी नजर नहीं आ रहा। तो ये जिस दलदल में आप फंस चुके हैं, मोइज यूसुफ साहब ने बिल्कुल कहा है, आपकी हर पॉलिसी डॉलर के पीछे जकड़ी हुई है। और देखें, ये एक यूनिवर्सल असूल है, जो आपको पैसे देगा वो अपनी मर्जी चलाएगा, वो गवर्नर स्टेटमेंट भी अपनी मर्जी का लगाएगा, वो आपको कहेगा भी हर पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, आप गैस की कीमत बढ़ाएंगे, आपके पास चॉइस क्या है? आप दर हकीकत गुलाम हो जाते हैं उनके। और बिल्कुल इसी तरह इस वक्त IMF से पैसे लेंगे आप बल्कि आपने मिनी बजट आपने पेश नहीं कर दिया, तो किसकी मर्जी पे किया? आपने IMF की मर्जी पे किया है। तो आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, आपकी इंटरनल पॉलिसी क्या है? सारा कुछ तो अमेरिकन बेस होगा ये सारा कुछ, या सऊदी इशारों पे आप नाचेंगे, और नाच रहे हैं आप, लेकिन वो डॉलर पाकिस्तान नहीं जाएंगे। मसला ये है, मैंने हमेशा ये कहता था कि डॉलर बाहर से, तो आपका 22वां प्रोग्राम है IMF का, कोई पहला प्रोग्राम नहीं है। जो पहले डॉलर आए थे वो कहां गए? आज जो डॉलर आएंगे वो भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो भी लंदन और न्यूयॉर्क और कनाडा जाएंगे, वो पाकिस्तान कहां जाएंगे? पाकिस्तान तो उसी तरीके से मर तर के जिस तरह पहले लोग मर रहे हैं, मरते रहेंगे, महंगाई से पिसते रहेंगे, क्राइम बढ़ता रहेगा, आप डीलें बनाते रहेंगे। अच्छा साजिद साहब, गवर्नर हाउस के हवाले से बात करना चाहूंगी कि हमारे जो गवर्नर हाउसेज हैं, वहाँ के एक्सपेंस, वहाँ पे मुलाजमीन का खर्चा और जितने भी उनकी मेंटेनेंस के ऊपर जो इतने करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी नज़र से एक गवर्नर हाउस पेशावर वाला मेरी नज़र से गुजरा, तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी रिसर्च की कि खान साहब 2018 से लेकर क्या वादे करते रहे। शाह फरमान साहब, ये खबर आई थी, मैंने उस खबर पे आगे मजीद उस पर रिसर्च की, तो मेरी जो आंखें खुली हैं, मैं हैरान हूँ उस पर, और मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि गवर्नर हाउस पेशावर जो है उसका खर्चा 25 करोड़ 40 लाख था पहले साल का। और ये वही लोग हैं उनमें बैठे हुए हैं जो याशियां कर रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि हर गवर्नर हाउस जो होगा वो म्यूजियम बनेगा, वजीर आजम हाउस यूनिवर्सिटी बनेगा। ये खान साहब की स्टेटमेंट 18 अगस्त 2018 की, और वजीर आजम ने साइकिल पर भी आना था, और उन्होंने ये कहा था। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि वो 25 करोड़ 40 लाख जो था उस पर इन्होंने इजाफा करके 25 करोड़ 75 लाख कर दिया है। उसमें है क्या? सबसे पहले तो उनकी हिफाजत के लिए FC स्काउट्स जो है वो रखे गए हैं, पहले ही उनकी सिक्योरिटी। इसके बावजूद वहां चौकीदार है, वहां पे बार्बर नाई भी जो है वो शाह फरमान साहब का, वो भी परमानेंट है वहां पे दर्जी है परमानेंट है, आया है परमानेंट है, वहां एक फ्लीट है जो बावर्ची है, इसके बावजूद तंदूरची अलग है। जुल्म इस बात पे है कि वो फिजिकली इतने फिट नजर नहीं आते कि वो टेनिस खेलते हो, लेकिन वहां परमानेंट एक टेनिस का कोच भी है, उसको तनख्वाह दी जाती। 30 माली हैं इस वक्त पेशावर गवर्नर हाउस में, और फिर आप ये कहते हैं कि मुल्क ये मुल्क गरीब मुल्क है। इसको रियासत मदीना के मिस्त्री जो है, जो ठेकेदार हैं, अगर उन्होंने भी इसी तरह चलाना था तो दूसरी पार्टियां तो सलाहियत नहीं रखती कि वो चीजों को कम करें। ये आपके हजरत उमर की मिसालें देने वाले ये लोग हैं जिनका गवर्नर हाउस का खर्चा 25 करोड़ 75 लाख है इस वक्त,
और सबसे बड़ी ये मैं बात बताना चाहूंगा, गवर्नर कौन होता है? कोई गरीब आदमी होता है? गवर्नर नवाब इब्ने नवाब होता है जिसको गवर्नर बनाया जाता है। वो ये खर्चे वो अपना नाई नहीं रख सकता, वो महीने में उसने 2 दफा बाल कटाने हो तो वो नाई के पास नहीं जा सकता, वो दर्जी अपना खुद अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन उसको टेनिस का कोच भी दिया जाता है, उसको सब कुछ दिया जा रहा है। ये मेरा मकसद है कि एक इतना बड़ा धोखा अपने कौम के साथ, और अल्लाह ताला आपको बख्शेगा नहीं, क्योंकि आपने अब रियासत मदीना को बदनाम करने की कोशिश की है। इसके बाद आप क्या करेंगे? आपने कितनी बड़ी हस्ती के नाम को भी बदनाम किया, हजरत उमर के नाम को बदनाम किया, और 25 करोड़ 75 लाख का जवाब आप दें जरा। ये मेरा क्वेश्चन होगा, ये आपकी करंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो सिर्फ एक छोटे इलाके के गवर्नर हाउस की बात है। सिंध है, उसके बाद पंजाब है, बलूचिस्तान है, वहां पर भी गवर्नर हाउस है। मरी में बहुत बड़ा गवर्नर हाउस है जो कि खाली था और वहां पे इतनी सारी अमवात हो गई। बल्कि शाजिया एक चीज मैं उसमें बल्कि भूल गया हूं कि गवर्नर साहब के बजट में 1.5 करोड़ रुपया तोहफे देने के लिए रखा गया है। 1.5 करोड़ रुपए के साल के गवर्नर सरहद जो हैं केपी के, वो तोहफे देने के मजाज हैं 1.5 करोड़ के। ये एक ऐसा मुल्क है जहां पे, ये एक ऐसा मुल्क है जहां औसतन एक पाकिस्तानी की महीने की इनकम 16,000 है। खान साहब, आप किस तरीके से आप रियासत मदीना का नाम लेते हैं, हजरत उमर का नाम लेते हैं, इसको डिनाई करें इन चीजों को? कौम को इसका जवाब दे सकने की सलाहियत रखते हैं आप? मैं तो खुद देख के परेशान हो गया था कि शाजिया ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है, और वो लोग कर रहे हैं जो तब्दीली का नारा लगा कर आए थे, जो कहते थे ये म्यूजियम बनेंगे और यहां पे यूनिवर्सिटियां बनाएंगे हम, और मुंह पे मारेंगे ला के डॉलर, कहते थे जिनके हम मारेंगे IMF के और कर्ज देने वालों। मैं उन तकरीरें उनकी खत्म नहीं। स्टेट बैंक भी हमारे हाथ से चला गया। ये कुछ भी नहीं है आपके हाथ में, तो कुछ भी नहीं है आपके हाथ में। एक जो आप तनख्वाहदार या 16,000 या 20,000 कमाने वाले, आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में बस एक सुबह आप निकलते हैं, खा लेते हैं। पहले कहते थे, एक मुहावरा होता था, सुबह की खा के शाम की फिक्र होनी। अब सुबह की खाते हैं, दोपहर की फिक्र पड़ जाती है। और लेकिन ये कि आपके साथ इतना बड़ा मजाक इस जिंदगी में किया जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि आप बोलने की सलाहियत नहीं रखते, एहतजाज नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे छोटी सी बात बताऊंगा। अगले दिन मैंने जमहूरियत के बारे में पढ़ रहा था। जमहूरियत चल ही नहीं सकती जब तक आप उस पर आपका मीडिया आज़ाद ना हो, या लोगों को उस पर तनकीद करने की आज़ादी ना हो। मैं जमहूरियत उसको मानते ही नहीं। मैं जब हिस्ट्री पढ़ रहा था, इसकी 5वीं सदी में हिस्ट्री जब इसकी जमहूरियत की बनी, वहां पे एक चीज को स्क्वायरा कहा जाता था, इसको आप आज स्क्वायर कहते हैं। वहां पे लोग आके खुले आम अदलिया के ऊपर तनकीद करते थे, सियासतदानों के ऊपर तनकीद करते थे। 5वीं सदी BC की बात कर रहा हूं। तो आज आप सो कॉल्ड इसको जमहूरियत कहते हैं, जिसको सारी दुनिया कहती है कि आपके हर सिस्टम हाइब्रिड सिस्टम है, चलाने वाले कुछ और हैं, करने वाले कुछ और हैं। करप्शन का एक अलायंस, आपने एक इत्तेहाद कर लिया करप्शन करने का, चाहे वो सियासी हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे कुछ भी हो। सिर्फ आपका माटो एक है कि यहां से पैसे निकाल के भागो, बस। आप और कुछ भी नहीं। आप चाहे वो PDM हो, चाहे PTI हो, चाहे कुछ हो, चाहे लफज दबे दबे लोग एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। वो क्या है एस्टेब्लिशमेंट? डीलें हो रही सुबह शाम। मेरा मकसद है आप मैं इस पे शाजिया, मैं क्या कहूँ इस पे, जितना भी कहा जाए मेरे ख्याल दिल ही दुखेगा जब इस पे बात करेंगे, तकलीफ होगी। जाहिर है कि जो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं वो इन हालात को देख के उनका दिल दुखता है, उनको तकलीफ होती है, और उन्हें वो तकलीफ महसूस भी होती है जो यहाँ के शहरियों को हो रही है। साजिद साहब, 10 जनवरी के हवाले से कुछ हिस्ट्री के हवाले से आप बताइएगा। 10 जनवरी कितना अहम दिन है? और जी शाजिया, उसमें मैं सोच रहा था कि अपने देखने वालों को खासकर जब भी आऊं तो मैं बताऊं कि उन दिनों में, आज 10 जनवरी है और इस दिन पूरी दुनिया में क्या हुआ था। हाउ जनवरी 10th इज सो इम्पोर्टेंट। इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 1911 में 10 जनवरी आज वाले दिन जहाज से पहली तस्वीर 1911 में अमेरिका के अंदर ली गई थी। इतने एडवांस थे अमेरिकन। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि यूनाइटेड नेशन का लंदन में पहली दफ़ा इजलास हुआ था 10 जनवरी को। 1951 में 10 जनवरी का 1951 में 10 जनवरी को यूनाइटेड नेशंस में उसके हेडक्वार्टर का इफ्तिताह हुआ। 1966 में 10 जनवरी वाले दिन ताशकंद मुआहदा हुआ पाकिस्तान और इंडिया के बारे में।
और सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज है, और आज कोविड की वजह से वो उससे भी आगे चले गए हैं, 2018 में दुनिया जेफ बेजो, अमेजन का मालिक, दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन गया था 10 जनवरी को, और उसकी जो दौलत थी 108 बिलियन डॉलर हो चुकी थी। आज मेरा ख्याल है उसको आप मजीद उसको मल्टीप्लाई कर रहे, क्योंकि कोविड में जब लोग घरों में बैठे थे तो वो अमेजन पे डिलीवरियां करा रहे थे। आज जेफ बेजो की दौलत जो है उससे भी मेरे ख्याल में डबल हो चुकी होगी। तो आज मैं यही बताना चाह रहा था, और आखिर में खासकर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 10 जनवरी को अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, उन्होंने कासाब्लांका का दौरा किया था मोरक्को का। और यहाँ पे ये भी मैं बताना चाहूँगा कि मोरक्को एक ऐसा मुल्क है जिसने अमेरिका को सबसे पहले तस्लीम किया था। मैं कई दफ़ा यहाँ अमेरिका में जब स्पीचेस देता हूँ तो मैं रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ कि अमेरिका और इस्लाम और मुसलमानों का रिश्ता ऐसा अनटूट रिश्ता है कि आप सोच नहीं सकते कि अमेरिका जब आज़ाद हुआ 1776 में तो उसको सबसे पहले तस्लीम करने वाला कंट्री मराकश था। इसी के साथ आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा और अगले सेगमेंट तक इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया साजिद साहब कि आपने टाइम निकाला और आपने अपना बड़ा ज़बरदस्त तजिया दिया। और अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद तारड़ साहब को आप लोग इजाज़त दीजिए। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगले प्रोग्राम में हम फिर कुछ टॉपिक्स पे इसी तरह गुफ्तगू करेंगे। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो आप हमारे पेज पे पूछ सकते हैं, आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं और साजिद साहब उसका जवाब ज़रूर देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और साजिद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।